हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो भी कितने मार्क्स वाले हैं? ये आपके 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको आंसर की सबसे सटीक इसी चैनल पर मिलेगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और अभी मैं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर करके जाइएगा, कम से कम यानी कि मिनिमम। और भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूर कीजिएगा, इसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन 100% भिड़ेगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली दोनों मीडियम के स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न कौन सा है। और अभी यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भागे ना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में भी है। सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि ऊपर में हिंदी में ही दिया गया है। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, डोंट वरी, सारे स्टूडेंट के लिए है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में आपको क्या पूछेगा? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, सबसे पहले ये पूछेगा। इसका सिद्धांत पूछेगा, इसका बनावट पूछेगा, और साथ में इसका कार्यप्रणाली पूछेगा। इतना पूछेगा और ये 5 मार्क्स में पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कुछ हटा है। ठीक है ना, सारा कुछ ऐड किया गया है, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जैकबोर्ड फुल सिलेबस से पूछ रहा है। मॉडल पेपर तो उसने दे दिया है, लेकिन कुछ फुल सिलेबस से रहा है, इसलिए मैं आपको करा पूरा दे रहा हूँ, एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है। तो देखिए यह एक विद्युत युक्ति है। कैसा है? विद्युत युक्ति है, मतलब कि करंट से ये चलने वाला युक्ति है। ठीक, यह एक विद्युत युक्ति है जो प्रायः परिपथ में धारा की दिशा को पता लगाता है। मान लीजिए कोई परिपथ है, उसमें क्या करेगा, ये धारा की दिशा को मेजर करेगा कि किधर एक्चुअली में धारा की दिशा है। तो ये होता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। सिंपल समझ गए क्या है? एक विद्युत युक्ति है और ये क्या करता है, परिपथ में धारा की दिशा को क्या करता है, पता लगाता है। ठीक, तो सबसे पहले ये लिख देंगे कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, अंडरलाइन देकर के ये लिख देंगे। ठीक, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर ये होता है, क्या होता है? यह एक विद्युत युक्ति है और ये परिपथ में क्या करता है, धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को मापता है या फिर पता लगाता है। ठीक, अब इसका सिद्धांत लिखेंगे, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी धारावाहिक कुंडली को, मतलब कि कोई धारावाहिक कुंडली है, कुंडली आप लोग समझते होंगे ऐसे जो होता है ना वृत्ताकार, ऐसे वृत्ताकार जो होता है, ठीक, उसी को कुंडली हम लोग बोलते हैं। और ये बहुत सारे इसमें फेरे होते हैं। ठीक, तो कुंडली वो भी कैसा कुंडली, धारावाहिक, जिसमें से धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जब किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कैसा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। धारावाहिक कुंडली को क्या किए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए, मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए, तो क्या हो रहा है, इस पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक, अब मेन आ जाते हैं बनावट पर। तो बनावट के लिए सबसे पहले एक बार आप लोग यहाँ पर फिगर समझ लीजिए, फिगर से ही हम लोग बनावट लिखते हैं। जैसे ये हमारा है क्या, ये है हमारा चुंबक, इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल। ठीक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दोनों तरफ क्या है, हमारे चुंबक है। और चुंबक भी सिंपल वाला चुंबक नहीं होता है, ऐसे ये गोला वाला चुंबक होता है। ठीक ना, गोला वाला चुंबक, ये भी ध्यान दीजिएगा फिगर बनाते वक्त। ठीक, बीच में क्या होता है, तो बीच में यहाँ पर देख लीजिए क्रोड होता है, क्रोड, और भी किसका, तो लोहा का क्रोड होता है। ठीक है, लोहा का क्रोड होता है। और इसी क्रोड से यहाँ पर रिलेटेड एक प्रतिरोध लगा होता है, यहाँ पर देख पा रहा होगा आप लोगों को। और ठीक, आपको सिंपल तरीके से फिगर बनाना है, जो कि मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, और कौन यहाँ पर क्या है, और ये डिटेल में यहाँ पर बनावट में लिखा गया। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक, थोड़ा सा फिगर समझ गए तो आपको देखने में यहाँ पर थोड़ा सा ईजी होगा, समझने में भी ईजी होगा। तो देखिए बनावट में क्या लिखेंगे, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में तांबे के तार की बनी हुई अनेकों फेरों वाली एक कुंडली होती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक कुंडली होता है, कुंडली, और इसमें फेरों कितने हैं, तो बहुत सारे, मतलब ढेर, बहुत ज्यादा फेरा होता है, इसलिए यहाँ पर अनेक लिखा हुआ है। ठीक, अनेकों फेरों, ये कोई मतलब फिक्स नहीं होता है, तो बहुत सारे मतलब फेरे होते हैं। ठीक, जो एक तार के सहारे दो शक्तिशाली चुंबक एन तथा एस के बीच इस प्रकार लटका हुआ है। और क्या होता है, ये तार के सहारे एन और एस के बीच लटका होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के साथ लंबवत हो। और ये इस प्रकार से लगा होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसका निचला सिरा बल के समान पतला स्प्रिंग से जुड़ा होता है। ठीक, और इसका जो निचला सिरा है बल के समान पतला स्प्रिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है। कुंडली के विक्षेपण को देखने के लिए तार के साथ एक समतल दर्पण एम, वहां पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एम है, एम, ये क्या है, ये है हमारा समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण एम जुड़ा रहता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, और जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया। ठीक, ऑब्वियसली बात है। तो हम लोगों ने चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये समझ लिया, इसका सिद्धांत क्या है, इसका बनावट क्या है।
अब मेन आ जाते हैं कार्य विधि पर, यानी कि ये कार्य कैसे करता है, ठीक। या फिर इसका मान लीजिए डेरिवेशन करने के लिए बोला गया तो कैसे करेंगे। तो कार्य विधि यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल। तो माना कि हमारे पास आई क्या है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा या फिर सिंपल धारा लिख दीजिए, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन क्या है, तो फेरों की संख्या है। बी क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। सबसे पहले कौन क्या है ये लिख दिए, आगे हम लोग यूज करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा, जो हम लोगों ने बनावट वगैरह में लिखा, उसी से यहाँ पर सारा कुछ होगा कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है। अभी हम लोगों ने सिद्धांत में देखा था कि ये बल आघूर्ण पर कार्य करता है, वो भी कब, जब धारा प्रवाहित होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया, जब धारा प्रवाहित होगा तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा, और बल आघूर्ण ये किसके बराबर होगा, तो टाउ बराबर एन आई ए बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा, ठीक, ए बी साइन थीटा। और अभी मैं आप लोग को बताया था अथी बनावट वाले में मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, इसके लंबवत होता है, मतलब कि थीटा कितना होगा, थीटा होगा 90 डिग्री, मतलब कि थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए टाउ बराबर क्या जाएगा, NIAB, सिर्फ इतना बच जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। आगे देखिएगा, आगे क्या करेंगे कि कुंडली के घूमने के कारण स्प्रिंग में ऐंठन होता है। यदि इसके प्रति एकांक ऐंठन के विक्षेपण फाई हो तो टाउ किसके बराबर आ जाएगा, टाउ आ जाएगा के इंटू में फाई। के क्या है, तो के यहाँ पर कांस्टेंट है, और टाउ की जगह पर लिख सकते हैं NIAB, और ये हो जाएगा इसके बराबर के फाई के बराबर, ठीक। तो हमको आई निकालना है, तो आई को छोड़ करके बाकी सारे टर्म को एक तरफ कर देंगे, ठीक। और आई बराबर फिर यहाँ पर आ जाएगा जी फाई, और जहाँ पर जी क्या है, तो जी है यहाँ पर के बाई NAB। ये जो के बाई NAB है ना, इतना हमारा पूरा जी बन गया, फाई अपने जगह पर है, यानी कि जो आई है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, यानी कि फाई का हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली समानुपाती बोल सकते हैं। जहाँ पर जी क्या है ये मैंने बता दिया, जो जिसको गैल्वेनोमीटर नियतांक बोलते हैं। अतः गैल्वेनोमीटर की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप धारा का सीधा समानुपाती होता है, यही बात लिखा गया है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कंप्लीट होता है। अगर इंग्लिश में देखें तो देखिएगा, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले समझिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दैट कैन मेजर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या करता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को क्या करता है, मेजर करता है, जो कि मैंने आपको हिंदी में बताया था। इट कंसिस्ट्स ऑफ परमानेंट horses, a magnet coil, soft iron core, pivoted spring, non metal frame, scale and pointer। ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपके बनावट के बारे में मतलब कि यहीं पर लिख दिया गया है। और बाकी फिगर सेम टू सेम छापेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले फिगर आपके लिए सेम ही होगा, ठीक। फिगर छाप लीजिएगा। और चल गुण गैल्वेनोमीटर क्या होता है इंग्लिश में मैंने बता दिया, और इसके बनावट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका प्रिंसिपल देखिएगा, प्रिंसिपल इसका क्या होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो टॉर्क एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग coil suspended in the uniform magnetic field. Due to this, the coil rotated. Hence, the deflection in the coil of a moving coil galvanometer is directly proportional to, यहाँ पर पूरा लैंग्वेज में लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बना लीजिएगा। वही बोल रहा है कि जब टॉर्क लगाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण ऐंठन कोण वगैरह सारा कुछ वही बात यहाँ पर इंग्लिश में सेम टू सेम लिखा गया, ठीक। प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया सेम टू सेम, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया है, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत को लिखे और हाइगेंस के अपवर्तन नियम को क्या करें, प्रूव करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया है, वहां से कर लिए हैं तो आप लोग इसको स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। अदरवाइज एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और नहीं किए हैं तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हाइगेंस की सबसे पहले तरंग सिद्धांत लिखेंगे कि हाइगेंस की तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, द locus of all particles vibrating in the same phase, कैसा, सेम फेज में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में, इज नोन एज वेव फ्रंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। अगर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं सारे पार्टिकल तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। और जितने भी वेव फ्रंट है ये कैसा एक्ट करते हैं, तो एक न्यू सोर्स के तरह एक्ट करते हैं, यानी कि एक नए सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। और इसको कैसे, किस रूप मतलब किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसको सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं के हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर देखना चाहे तो देखिएगा, समान कला में कंपन करते कणों का उभयनिष्ठ पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है, ठीक। तरंगाग्र का प्रत्येक कण एक नए स्रोत के रूप में कार्य करता है और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में जाना जाता है, ठीक। तरंग के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइगेंस का सिद्धांत हो गया। आप लोग चाहे तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि समान कला में कंपन करने वाले कणों का अभिनिष्ट तरंगाग्र कराता है। फिर दूसरा का पॉइंट बनाएंगे कि तरंगाग्र का प्रत्येक कण एक नए स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक, उसको द्वितीय तरंग का बोलते हैं। फिर तीसरा का पॉइंट बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। ऐसे आप लोग चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी लिखिएगा, ठीक, लेकिन लिखिएगा स्पष्ट। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास पास लिख दिया है, आप लोग वहाँ पर थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद मतलब आते हैं अब इसके अपवर्तन के नियम पर। मतलब कि हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन का नियम यहाँ पर प्रूव करेंगे। अपवर्तन का नियम क्या होता है, वही साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू। इसी को हमको प्रूव करना होगा, तो अभी यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फिगर समझिएगा, ये हमारे पास एक मान लीजिए ये है हमारा दो माध्यमों को दूर करने वाला, ऐसा बोल सकते हैं, कोई एक ये तल है, ठीक है। दो माध्यमों को दूर करने को एक तल है जिसका कि नाम मैंने यहाँ पर एक्स वाई दिया है, इसका नाम एक्स वाई दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपतित तरंगाग्र है, देख लीजिए ये आपतित आपतित तरंगाग्र है हमारा। आपतित तरंगाग्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, यानी कि इंसिडेंट वेवलेंथ। और ये दोनों क्या है, ये इस पर दोनों किरण है जो कि लंबवत है, इसके लंबवत है। ये है मेरा आपतित तरंगाग्र, ठीक, ये है आपतित तरंगाग्र। और यहाँ पर देखिए ये दोनों इसके लंबवत है, ये दोनों किरण इसके लंबवत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, इसको मैं इधर लेता हूँ, ये अभी इसी इसी माध्यम में चल सकता है, ठीक, तो इसलिए यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये दूसरे के माध्यम में जाएगा, और ये जितना यहाँ पर ट्रेवल करेगा उतना ही ये यहाँ पर ट्रेवल करेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, इन लोग दोनों का गति अलग अलग होगा। इसका गति यहाँ पर v1 होगा तो यहाँ पर v1 इंटू टी, और इसका यहाँ पर v2 होगा तो v2 इंटू टी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये हमारा कोण आई है तो ये हमारा कोण आर होगा, और ये कोण आर है तो ये पूरा 90 होता है, 90 माइनस आर करेंगे तो ये आई के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये भी हमारा कोण आर है, तो ये हमारा क्या है, ये वाला है हमारा आपतित तरंगाग्र, यानी कि रिफ्रैक्टेड वेवलेंथ है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही समझना है इस फिगर में, बाकी सारा कुछ अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिगर को देख लीजिएगा, अपने हिसाब से एक बार समझ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, यहाँ पर मैंने नॉर्मल दिखाया भी है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कंसाइडर्ड अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस एक्स वाई, ठीक। हम लोगों ने एक वेव फ्रंट ए बी को यहाँ पर क्या किया, कंसाइडर कर लिया, किस पर, सरफेस एक्स वाई पर, ठीक। सेपरेटिंग टू मीडियम या फिर मीडिया 1 and 2, लेट v1 and v2 बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है, कौन, हमारे एक्स वाई तल। और यहाँ पर दोनों माध्यम क्या है, मानते हैं एक माध्यम 1 है एक माध्यम 2 है, ठीक। लाइट इन द टू मीडिया विथ, यहाँ पर v1 क्या है, v1 मतलब ज़्यादा है v2 से। लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्शंस वी आई एंड आर रिस्पेक्टिवली। और हिंदी में देखेगा, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में क्या लिखेंगे कि दो माध्यम 1 और 2 को अलग करते हुए एक समतल सतह एक्स वाई पर एक समतल तरंगाग्र ए बी घटना पर विचार करें। v1 और v2 क्रम से माध्यम 1 और 2 का क्या है, वेग है, ठीक। जिसमें कि जो v1 है ये ज़्यादा है v2 से, तथा आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रम से क्या है, i और i है, i और r है, ठीक। अब मेन यहाँ पर समझिएगा, फिगर एडीसी और एबीसी में यहाँ पर समझिएगा, एक तो बोल रहा है एडीसी मतलब कि इसमें एडीसी इस त्रिभुज में, एडीसी इस त्रिभुज में, और एक एबीसी इस त्रिभुज में। ये दोनों त्रिभुज का खेल है, आप लोग चाहे तो इसको यहाँ पर कॉपी पर बना लीजिए, क्योंकि मैं इसको ऊपर करूंगा तो आपको समझने में वहाँ पर थोड़ा सा मदद होगा, ठीक। बाकी आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर बेटर समझना है तो कॉपी में उतार लीजिए, और मैं जैसा जैसा यहाँ पर करूंगा वैसे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से त्रिभुज में चलेंगे, सबसे पहले त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में। तो यहाँ पर साइन साइन और कौन कौन सा, तो सी कोण, यहाँ पर बीच में सी है तो यहाँ पर मेनली सी का बात किया जा रहा है। तो कौन एडीसी बराबर किसका होगा, ये साइन आर के बराबर होगा, ठीक, साइन आर के बराबर। और साइन आर किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आई थिंक, ठीक। तो ये हो जाएगा एडी बटे एसी, जैसा कि मैंने वहाँ पर नाम दिया है। और फिर चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दोनों त्रिभुज मैंने ऊपर दिखाया आप लोगों को। इसमें लिखेंगे साइन, यहाँ पर मेन किसके बारे में बात किया जाएगा, तो मेन कोण ए के बारे में बात किया जाएगा, इसलिए कोण बी ए सी जो कि किसके बराबर होगा, साइन आई के बराबर होगा। और साइन आई को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपन एसी लिख सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को डिवाइड लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी सी अपॉन ए डी, और बी सी अपॉन ए डी को हम लोग लिख सकते हैं v1 टी बटे में v2 टी, क्योंकि बीसी को हम लोग लिख सकते हैं v1 टी और एडी को लिख सकते हैं v2 टी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, साइन आई अपॉन सार आर, यहाँ पर टी से टी कैंसिल, तो v1 अपॉन v2 बच जाएगा, ठीक। और v1 और v2 का अपवर्तनांक कितना है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन है, ठीक। और म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम लोग कंप्लीटेड रूप से लिख सकते हैं म्यू। तो यही हमारा प्रूव करना था, जो कि यहाँ पर हो गया प्रूव, ठीक, समझ गए होंगे।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिएगा, ब्रूस्टर का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन फुल सिलेबस से पूछ रहा है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम अगर फुल सिलेबस से पूछ देगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार जरूर कर लीजिएगा, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक। ब्रूस्टर का नियम क्या बोल रहा है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण का टेंजेंट, टेंजेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, स्पर्श बोल सकते हैं, स्पर्श ये ना, टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अतः यदि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात हो तो इस नियम से ध्रुवन कोण की गणना की जा सकती है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर नियम है। एक बार फिर से समझिएगा, किसी माध्यम की, कोई माध्यम है, ठीक, उसकी सतह पर आपतित किरण, मान लीजिए कोई माध्यम है, उसका सतह पर कोई किरण आ रहा है, ठीक, तो आपतित किरण के ध्रुवन कोण का, उसका जो ध्रुवन कोण है, ध्रुवन कोण का आई थिंक आईपी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, आईपी से, तो वही वाला कोण बोल रहा है का टेंजेंट यानी कि स्पर्श माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर था। किसके बराबर था, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है। अतः यदि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाए, अगर माध्यम का हमको अपवर्तनांक ज्ञात हो गया तो इस नियम से ध्रुवन कोण यानी कि हम लोग आईपी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही होता है ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको दिया गया कि क्राउन कांच के लिए यदि किसी एक वर्म प्रकाश के लिए यहाँ पर ये अपवर्तनांक है, तो उस प्रकाश के लिए 10 IP मान कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक, इतना ही होगा। सेम बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश में मतलब देखिएगा, इंग्लिश वाले क्या बोल रहा है, रिलेशन फॉर लाइट वेव्स स्टार्टिंग दैट द मैक्सिमम पोलराइजेशन और ब्रैकेट में लिखते हैं वाइब्रेशन इन वन प्लेन ओनली if of a ray of light may be achieved by letting the ray fall on a surface of a transparent, कैसा transparent medium in such a way that the refracted ray makes an angle 90 degree which the refracted ray, the law is named after a Scottish scientific सर डेविड ब्रूस्टर, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो ये भी यहाँ पर देगा 1811 में, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि क्या है देखिएगा, ये क्या है क्वेश्चन, समझिएगा, इसको समझिएगा कि व्यतिकरण, क्या व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच अंतर बताए। तो व्यतिकरण और विवर्तन में क्या हमको करना है, डिफरेंस करना है, मतलब कि अंतर बताना है, ठीक, सॉरी। तो देखिएगा हम लोग अंतर यहाँ पर देखते हैं। और क्या बोल रहा है, किसी पतले एकल छिद्र के कारण विवर्तन की विवेचना कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मेन अंतर देखेंगे। तो देखिए व्यतिकरण किसको बोलते हैं, पॉइंट वाइज। तो पहला, सभी उभयनिष्ठ अर्थात चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, ठीक, व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की क्या होती है, तीव्रता समान होती है। दूसरा का, फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, वही बात हो गया। बैंड समान दूरी पर होता है, ठीक, और बैंड की संख्या अधिकतम होती है। तो ये व्यतिकरण में हम लोग लिख सकते हैं। और विवर्तन में क्या लिखेंगे, विवर्तन में कि चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता परिवर्ती पाई जाती है, मतलब कि समान नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक। दूसरा काम लिखेंगे, फ्रिंजों की चौड़ाई भी समान नहीं होती है, बैंड सामान्य दूरी पर नहीं होते हैं, और साथ ही यहाँ पर बैंड की संख्या भी कम होती है। वहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। यहाँ पर समान दूरी पर होते हैं, यहाँ पर समान दूरी पर नहीं होते हैं। यहाँ पर समान चौड़ाई होते हैं, यहाँ पर समान चौड़ाई नहीं होता है। यहाँ पर चमकीली सतह की तीव्रता एक समान होती है, यहाँ पर तीव्रता भी एक समान नहीं होती है। तो अगर किसी एक का भी याद रखें ना, तो नहीं नहीं करके आप लोग दूसरा का बना भी सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आई थिंक इसका इंग्लिश वाला छूट गया है, मैंने इसका लिखा था, खुद से अपने से लिखा था इसका पेन से, लेकिन यहाँ पर आई थिंक पीडीएफ में मैंने इंक्लूड करना भूल गया है। तो मैं आपको टेलीग्राम में उसको सेंड कर दूंगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। और आप लोग एक बार मैसेज भी कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा सेंड करने के लिए, तो मैं फटाक से उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पीडीएफ में उसको इंक्लूड करना भूल गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपको इंग्लिश में आई थिंक मिल जाएगा, हाँ इंग्लिश में भी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा 20 नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब कि ये आई थिंक हमारा 5 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम तो क्या है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, तो इसके 2 नियम होते हैं। तो प्रथम नियम देखिएगा, किसी चालक या कुंडली पर पड़ने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक, क्या होता है, परिवर्तन होने पर चालक या कुंडली से विद्युत धारा प्रेरित होती है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चालक या कुंडली से क्या होगा, विद्युत धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम, ये हो गया हमारा क्या, फैराडे का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, और इसको मैथमेटिकली हमको शो करना पड़ेगा। यानी कि बराबर बोल सकते हैं माइनस का डेल्टा फाई या फिर डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा से डिनोट किया था, कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर एन को मतलब अंदर ले सकते हैं, और इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। जो फिर यहाँ पर कौन क्या है, ये आपको बताया गया, एन फेरो की संख्या है, ई है, ये में फैन के विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है। और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, ये भी बताया गया है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि धारक का
क्योंकि प्रेरित धारा का विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो मेन इंपॉर्टेंट इतना ही था। आगे आप सारा कुछ ऐसे ही लिखा गया है। और यहाँ पर हिंदी में देखें तो देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या है, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ करंट एंड therefore a current is produced. This is called electromagnetic induction। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स that whenever there is a change in magnetic flux associated with a coil EMF is uh, induced in that coil। ठीक, और सेकेंड लॉ की बात कर ले तो इट स्टेट the magnitude of EMF included in the coil directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with that coil। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फुल सिलेबस से बनता है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर फुल सिलेबस से नहीं बनता है, मतलब कि जितना मॉडल पेपर सिर्फ उतना से भी बनता है, तब भी एक या फिर दो क्वेश्चन आपके भिड़ जाएंगे। ठीक है, और एक और वीडियो में आपको दूंगा सब्जेक्टिव का, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।